हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, जो कि आपके फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 5 है, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, जिसके अंतर्गत ये टॉपिक पढ़ना है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इस टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं। ये जो चैप्टर है ना, आपका चैप्टर नंबर 5, इसके हर एक टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे कि इससे पहले आपको मैंने लेगिस्लेटिव का पूरा वीडियो बना के दे दिया है, कार्डियोटोनिक्स भी पूरा पढ़ा दिया है, कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर भी पूरा पढ़ा दिया है और एस्ट्रिंजेंट भी पढ़ा दिया है। आज बारी है हमारी ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम की। तो इस वीडियो को देखने से पहले यदि आप बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स के देख चुके हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं। फार्माकोग्नोसी का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें ये सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे। बाकी आज का टॉपिक रहने वाला है कि नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे। क्या होता है नर्वस सिस्टम और हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, बिना नर्वस सिस्टम के हमारे बॉडी का क्या हाल होगा, है ना, और हमारा क्या हाल होगा। और जो आपके इसके अंतर्गत ड्रग्स पढ़ने हैं जैसे कि हाइपोस्कैमस, बेलाडोना, इफेड्रा, ओपियम, टी लीव्स, कॉफी सीड्स, कोका, इनमें से 3 ड्रग्स को जैसे कि हाइपोस्कैमस, बेलाडोना और इफेड्रा को इसके पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं और इसका पार्ट 2 में बाकी रिमेनिंग 4 ड्रग्स को पढ़ के खत्म कर देंगे। फिर इसी प्रकार से और भी रिमेनिंग टॉपिक्स इस चैप्टर के जितने भी हैं सबको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पढ़ने का यही बेस्ट तरीका है। इससे आसान नहीं किया जा सकता है। जितने आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुविधा मिल सकता है। इन्हीं सुविधाओं का उपयोग करते हुए आप इस चैप्टर को थोड़ा सा अपने लिए इजी करके और पढ़ सकते हैं। बिना पढ़े फेल हो जाएंगे फार्माकोग्नोसी में, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं। यह चैप्टर को छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, और सारी चीजें याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। नर्वस सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा, वो भी याद हो जाएगा। और इन तीनों ड्रग्स का ना आपको वादा करता हूं कि इसके बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरेप्यूटिक यूज, सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाएगी। बस आपका कंसंट्रेशन और फोकस एकदम तगड़ा वाला होना चाहिए। नूनू बाबू सोना जादू टोना से थोड़ा सा हट जाइए और 15 से 20 मिनट तक मेरी बातों को सुनिए, सारी चीजें क्लियर। उसके बाद जितना जो करना होगा करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि जो भी बच्चे डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है और अपनी तैयारी हमारे साथ इसी प्रकार से इंटरैक्टिव लेक्चर्स के साथ करना चाहते हैं और लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उदित फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर पर और वहां डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्लासेस चलता है डेली, उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी कोर्सेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग अपने पढ़ाने का काम कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र। ये भी नहीं समझ में आया सर। उससे भी पहले आपको ये समझना होगा कि नर्वस सिस्टम में हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। तो आपका पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है, मुंह से लेकर के, हिंदी में बोल नहीं सकते हैं वैसे, माउथ से लेकर के एनस तक आपका क्या हो गया, एलिमेंट्री कैनाल है। वो सारा पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। उसी प्रकार से जैसे कि आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम खाना को पाचन करने का काम करता है, उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। अगर वो ऑर्गन पता चल गया तो आपको काम भी पता चल जाएगा बिना बताए। आपके नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं आपका दिमाग, ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कोड, है ना, समझ रहे हैं ना। स्पाइनल कोड तो आप उतना फील भी नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि आपका इतना ज्यादा इसके प्रति लगाव नहीं होगा क्योंकि आप उतना सुने नहीं होंगे, लेकिन ब्रेन के बारे में जरूर सुने होंगे कि भैया दिमाग, सब कुछ तो दिमाग का ही खेल है ना। तो आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे बॉडी को रेगुलेट करने का, सिस्टमेटिक वे में चलने का मतलब चल पा रहा है आपको नर्वस सिस्टम के कारण, है ना। पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स लगे हुए हैं ना। जैसे कि आप कोई भी चीजें, गर्म चीजों को छूते हैं, तुरंत से हाथ हटाते हैं, तो जैसे गर्म चीजें छुएं आपके बॉडी में एक मैसेज गया दिमाग तक कि भैया वो गर्म है, फिर दिमाग एक मैसेज भेजा उस हाथ तक कि भैया हाथ हटाओ जल्दी से, तुरंत से हाथ हटाएं। तो यही तो है नर्वस सिस्टम। यानी कि सारा काम, जैसे कि आप प्रॉपर चल पा रहे हैं, प्रॉपर बोल पा रहे हैं, मुझे पता है ना कैमरा ऑन है, मुझे बोलना है, तो मुझे दिमाग मैसेज दे रहा है कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है, सारी चीजें नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है ना। तो ये नर्वस सिस्टम का हमारे बॉडी के हर एक एक्टिविटी में, जैसे आपका दिल का धड़कन, अभी जैसे नॉर्मल है दिल का धड़कन, अभी मान लीजिए हम दौड़ जाएं 1 किलोमीटर, है ना, या फिर हमको इस बात का डर लग जाए, कोई भी बात का डर लग जाए, मान लीजिए बगल में कोई लड़की थी, सुंदर सी लड़की थी, उसको देख करके हम आंख मार दिए, बात अलग है हम नहीं मारते लेकिन आंख मार दिए, और वो मेरे तरफ घूम के देख ली,
तो हमको कितना डर लगेगा, धक 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 होने लगेगा। तो ये भी हमारे नर्वस सिस्टम के कारण कंट्रोल हो रहा है कि जो आपके दिल का धड़कन बढ़ गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आगे पढ़ेंगे तो सब कुछ हमारा जो बॉडी का मैक्सिमम एक्टिविटीज है ना, वो सब नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सही तरीके से अगर चलना है तो नर्वस सिस्टम का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। समझ लीजिए ब्रेन का दिमाग का ही खेल है। तो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं, तो देखिए आपके नर्वस सिस्टम को पढ़ने के लिए दो क्लास बताया गया है, दो भाग में बांट दिया गया है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल यानी केंद्र। केंद्र मतलब क्या, वो आपके केंद्र में जो भी है, एक्सिस में जो भी है, जैसे यहां से लेकर के ऊपर से नीचे तक, तो आपका ब्रेन जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत डाल दिया गया है। और जो आपका स्पाइनल कोड है, जो कि वर्टिब्रे के पीछे दिया जाता है ना, वर्टिब्रे के पीछे अंदर में रहता है ये स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को मिला करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। और ब्रेन से जितने भी नर्व्स निकलते हैं, जिसको हम लोग क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स, और जितने भी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलते हैं, जिसको हम लोग स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, जैसे कि स्पाइनल से निकल के नर्व्स पूरे बॉडी तक जा रहा है ना, देखिए हाथ तक जा रहा है, पैर तक जा रहा है ना, ये भी है। सारे स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। मतलब सिंपल सी बात है भैया कि जो आपका नर्वस सिस्टम है, इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक है सीएनएस, एक है पीएनएस। सीएनएस में वो आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड, आपका दिमाग और स्पाइनल कोड जो है ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, बल्कि और जबकि आपका ब्रेन से निकलता हुआ जितना नर्व्स है प्लस स्पाइनल कोड से जितना निकलता हुआ नर्व्स है, वो सब पीएनएस का पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं कि नर्वस सिस्टम इंक्लूड टू मेजर क्लासिफिकेशन, है ना। दो मेजर क्लासिफिकेशन होता है, क्या क्या, सबसे पहला सीएनएस बच्चा, सीएनएस मतलब क्या हुआ, सेंट्रल, एक सेकंड पैर में कुछ फंस गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने क्या बोला, एकदम सेंटर में देख लीजिए क्या क्या है, बीच में से तलवार चलाइए, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, तो इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना। ये बेसिक चीजें हैं, पता होना चाहिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो ब्रेन से जितना भी नर्व्स निकला उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्रेनियल नर्व कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से जितना भी नर्व्स निकला उसको क्या कहते हैं बच्चा, तो उसको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो क्रेनियल नर्व प्लस स्पाइनल नर्व, यानी कि आप कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम में, पूरे नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हटा दीजिए तो बाकी जो भी बचा सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो दैट इंक्लूड, देखिए दैट इंक्लूड पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम अदर देन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ करके जो भी है वो सब आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अब देखिए कैसे है, देयर आर वेरियस ड्रग्स, जो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, अफेक्ट द ओवरऑल नर्वस सिस्टम, हमारे ओवरऑल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है। जैसे कि एनास्थेटिक, कोई भी भोत्थर होने वाला दवा लेते हैं, एनेस्थीसिया लगाते हैं, सुने हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देने से पूरे तरीके से आपको क्या कहते हैं, दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है। या फिर कोई भी नार्कोटिक्स, नशीला चीज खाते हैं, है ना, नशे में कौन नहीं है ये बताओ कोई जरा, है ना। तो जो भी नार्कोटिक्स हैं, है ना, नौ से नार्कोटिक्स, नौ से नशीला पदार्थ, ध्यान रखिएगा जितने भी नशीली दवाएं होती हैं, नशीली चीजें हैं, उसको नार्कोटिक्स के अंतर्गत रखा गया है। तो जैसे ओपियम वगैरह, अफीम, गांजा, भांग, ये सब चीजें क्या है, नार्कोटिक्स है। तो ये सब क्या करता है ना कि आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है। एनाल्जेसिक, दर्द निवारक दवा, ये भी आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है। सेडेटिव, जो आपको नींद ला दे, है ना, वैसी ड्रग्स को सेडेटिव्स कहते हैं, ये भी आपके नर्वस सिस्टम पे ही काम करता है। तो ये कुछ ओवरऑल नर्वस सिस्टम के बारे में था। वैसे थोड़ा सा और जान लीजिए कि नर्वस सिस्टम, मैंने आपको क्या बोल दिया, एक चार्ट से समझिएगा। ये नर्वस सिस्टम का दो क्लासिफिकेशन है, एक हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका क्या क्या आता है, मैंने बताया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एक हो जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका क्या आ जाता है, ब्रेन से जितना नर्व्स निकलता है क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जितना नर्व्स निकलता है स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, कहानी यही नहीं है, अभी और भी है बाकी। देखिए क्या, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको अलग से दो पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक में नाम से ही पता चल रहा है ऑटोमेटिक, यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं होगा, इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करेगा। अब ये इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि आपके हार्ट का मसल है, हार्ट बीट कर रहा है, क्या आपको मैं कह दूं कि आप जो हार्ट का बीट है अभी उसको रोक दीजिए थोड़ी देर, क्या संभव है, आपसे नहीं होगा। मैं कहूंगा आप उसको तेज कर दीजिए, नहीं, आपका खुद ब खुद वो तेज हो जाता है, खुद ब खुद वो कम हो जाता है। जैसे कि आप ज्यादा दौड़ेंगे या फिर डर लग जाएगा तो वो तेज हो जाएगा, ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं तो वो तेज हो जाता है।
है ना। तो ये चीजें हो जाती हैं। जैसे कि आपका स्मूथ मसल जितने भी हैं, जैसे आंत का मसल है, पेट का मसल है, मैं आपको बोलूंगा कि आप पेट का मसल को सिकुड़ा के दिखाइए, क्या संभव है? नहीं, वो ऑटोमेटिकली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। यही हम बोलेंगे हाथ का मसल्स को सिकुड़ा के दिखाइए, देखिए जब चाहेंगे तब कर लेंगे। तो ये जो होता है स्केलेटल मसल होता है ना, इसको वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। तो जो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है वो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ध्यान रखिएगा। वॉलंटरी एक्शन जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे कि हाथ पैर का मसल्स वगैरह, स्केलेटल मसल उसको कहते हैं, वैसे मसल जो कि हड्डियों से जुड़ा हुआ है, और हड्डी से जुड़ा हुआ मसल्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो वॉलंटरी एक्शन को जो कंट्रोल करे उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और जो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करे उसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का भी दो प्रकार का होता है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहने का मतलब है कि जब आप आराम से खराटा मार के सो रहे हैं, मस्त एकदम नींद में है, कोई दिक्कत ही नहीं, घोड़ा बेच के सो रहे हैं, उस समय भी तो आपका शरीर का इंटरनल ऑर्गन काम कर रहा है, दिल धड़क रहा है, पेट अपना खाना जो मुर्गा भात मार के सोए हैं तो पच रहा है ना। तो ये सब जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन में आपका बॉडी का जो भी काम होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत काम होता है। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिए थे ना शुरू में, तो कोई सुंदर सी प्यारी सी लड़की देखिए, मेरा गलती से आंख मरा गया और वो हमको देख ली, और देखने के बाद हमको दौड़ाएगी ना भाई, दौड़ाएगी तो डर लगेगा ना, अचानक से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट होने लगा, धक 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 धक, दिल धक धक, भाई सीधा बच्चा है, देखने से शरीफ लगता है ना, तब तो मेरा दिल मतलब समझ रहे हैं ना, पसीना आने लग जाएगा, ये होगा वो होगा, बहुत दिक्कत होने लग जाएगा। तो वो सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि एक्टिव एंड अलर्ट, यानी कि एक्टिव कंडीशन में है ना, एक्टिव कंडीशन में उस समय कितना एक्टिव होता है, मान कोई कुत्ता दौड़ा दिया हमको, उस कंडीशन में जो आपके बॉडी का इंटरनल ऑर्गन सब एकदम स्पीड अप हो जाता है, वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कंट्रोल हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इमरजेंसी कंडीशन में, एक तरीके से एक्टिव कंडीशन में जो आपके बॉडी का ऑटोनोमिक सिस्टम काम करता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में काम करता है। नहीं समझे सर, आप क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो समझ में आ गया कि नर्वस सिस्टम का ही काम है आपके पूरे बॉडी को रेगुलेट करना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप देख लिए कि रेस्ट कंडीशन में आप सो रहे हैं, उस समय भी आपका सब कुछ पूरा बॉडी का फंक्शन नर्वस सिस्टम चल रहा है। आप एक्टिव हैं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, उस समय भी आपके बॉडी को नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल करना पड़ रहा है। आपका हाथ पैर वगैरह सिकुड़ उकुड़ रहा है, ये भी नर्वस सिस्टम से ही कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में मैसेज आया कि बच्चा को दिखाना हाथ सिकड़ाओ, तो हाथ सिकड़ने लगा, है ना। इतना तो समझ में आ गया। अब एक बात याद रखिएगा, नहीं समझ में आता है रट लीजिए कि जो नर्वस सिस्टम है, एक बार रिवाइज करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो नर्वस सिस्टम है आपका, ये नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नाम ही है, बीच में सेंटर में जो है, सेंटर में क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। और पेरिफेरल, यानी कि पेरिफेरल मतलब ही होता है साइड, यानी कि ब्रेन से हट के जो भी नर्व्स आता है, ब्रेन से जितने भी नर्व्स निकलते हैं उसको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स निकलते हैं उसको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये दोनों आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गए। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो प्रकार में बांटा गया, एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक में वो आ गया जो कि आप, ऑटोनोमिक नाम ही लग रहा है, इनवॉलंटरी, ऑटोमेटिक एक्शन जो होता है, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करेगा, जैसे हार्ट मसल, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड वगैरह हो गए। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो कि सोमैटिक, यानी कि आपके वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करेगा। वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन समझ गए होंगे आप कि जो आपकी अच्छी क्रियाएं है ना। और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि अब जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, खुद ब खुद जो रेगुलेट हो रहा है, वो भी दो कंडीशन है। एक है जब आप आराम से सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो रहा है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। जबकि आपका जब एक्टिव है, जब आपको कोई कुत्ता दौड़ा रहा है, उस समय जो आपका बॉडी का इंटरनल चीजें रेगुलेट हो रहा है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये था आपका नर्वस सिस्टम का बेसिक आइडिया, जो कि आप एचएपी में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसी पर कोई दवा सीएनएस पर काम करता है, कोई दवा पीएनएस पर काम करता है, थोड़ा समझाना मुझे काम था तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, बाकी अब हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें जो ड्रग्स के सिलेबस में आपका है हाइओस्कैमस, बेलाडोना, इफेट्रा, ये तीनों ड्रग्स आज पढ़ेंगे। बाकी और भी 4 ड्रग्स हैं जो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका हाइओस्कैमस ड्रग है ना, पहला ड्रग है। इसका कॉमन नेम, यानी कि आपका जो क्या कहते हैं अदर्स नेम, जिसको सिनोनिम्स कहते हैं, और भी किस नाम से जानते हैं, कॉमन हेनबेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन हेनबेन कहते हैं, या फिर हॉग्स बिन कहते हैं, या फिर जुपिटर्स बिन कहते हैं। क्या कहते हैं, या फिर जुपिटर्स बिन कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ हाइओस्कैमस नाइगर। ध्यान रखिएगा, हाइओस्कैमस नाइगर नाम का प्लांट है, उसके फ्लावरिंग टॉप, यानी कि टॉप पर जो फ्लावर है उससे, फ्लावर का जो टॉप वाला हिस्सा है उससे, और सूखे हुए पत्ते, ध्यान रखिएगा सूखा हुआ पत्ता, तो किसका यूज करते हैं, ड्राइड लीव्स और फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द हाइओस्कैमस नाइगर।
हायोस्कैमस नाइगर नाम का प्लांट है, उसके ड्राइड लीव्स और फ्लावर से हमें प्राप्त होता है और इसकी फैमिली है सोलेनेसी। क्या है फैमिली? सोलेनेसी। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसमें जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट यानी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है कौन सा अल्कलॉइड है? हायोसाइमिन। क्या है? हायोसाइमिन है। और इसमें कुछ स्मॉलर क्वांटिटीज में एट्रोपिन और हायोसाइन भी पाया जाता है। हायोसिन और हायोसाइमिन में अंतर है, हायोसिन भी पाया जाता है। और प्रोपोर्शन ऑफ अल्कलॉइड इन ड्राइड ड्रग वेरीज फ्रॉम, जो इसमें अल्कलॉइड का मात्रा है 0.45% टू 0.14% हो सकता है। और इट गेट इट्स बिटर टेस्ट फ्रॉम हायोसाइकिट्रीन। ध्यान रखिएगा इसमें जो इसका तीखापन स्वाद आता है वो किसके कारण आता है? हायोसाइट्रिसिन, है ना, हायोसाइट्रिसिन, म्यूसिलेज, एल्ब्यूमिन, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, ये था आपका इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके थेरेपेटिक यूज की बात करेंगे तो ये इट इज यूज्ड एज एंटी स्पाज्मोटिक, एंटी स्पाज्म का काम करता है। एंटी स्पाज्म मतलब, स्पाज्म मतलब क्या होता है? आपके बॉडी में जो संकुचन हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है, जैसे कि पेट को मचोड़ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, जैसे आप समझते हैं ना कपड़ा को निचोड़ते हैं ना, कपड़ा निचोड़ के पूरा उससे पानी गाड़ते हैं, वैसे पेट में एकदम जोर से मचोड़न हो रहा है, उसको स्पाज्म कहते हैं। और उसी स्पाज्म को कम करेगा यानी कि पेट दर्द वगैरह रिलीफ दिलाएगा तो वो एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग कहलाते हैं। हिप्नोटिक्स, जो कि हिप्नोटाइज कर दे, नींद वगैरह हल्का नींद जैसा लगने लग जाए, है ना। और माइल्ड डायरेटिक, हल्का माइल्ड डायरेटिक के जैसा भी काम करता है, यानी कि डायरेटिक वैसे ड्रग को कहते हैं जो आपकी यूरिन आउटपुट को बढ़ा दे, यानी कि आपको मूत्र का बार बार पेशाबे लगे, है ना, तो माइल्ड डायरेटिक की तरह काम करता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज नार्कोटिक मेडिसिन, नशीले पदार्थ के तौर पर भी इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है तो नशीला भी होगा। इट रिलीव्स पेन इन सिस्टाइटिस, किसी को सिस्टाइटिस है, सिस्टाइटिस मतलब क्या होता है? ब्लैडर, जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर में आपका जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टाइटिस कहते हैं। तो उस कंडीशन में पेन को रिलीफ करने का काम करता है। और कंट्रोल सेलिवरी सिक्रेशन, जो आपका मुंह से सलाइवा निकलता है उसको भी मतलब उसके सिक्रेशन को भी कंट्रोल करने का काम ये हायोसाइमिन करता है। बाकी बेलेडोना पढ़ने से पहले एक बार हायोसाइमिन क्या, सॉरी, हायोस्काइमस पढ़े, क्या पढ़े नहीं पढ़े, रिवाइज करिए। मैं क्या बोल रहा हूं, जो हायोस्काइमस है इसका कॉमन नेम क्या है बच्चा? कॉमन हेनबेन है, हॉक्स बीन है, जुपिटर्स बीन है। और इसके बायोलॉजिकल सोर्स क्या है ये आप बताइए। हायोस्काइमस नाइगर नाम का प्लांट है, उसके ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स, किससे? ड्राइड लीव्स और फ्लावरिंग टॉप से मिलता है। इसकी फैमिली क्या है? सोलेनेसी है। वेरी गुड। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? हायोसाइमिन है। वेरी गुड। और इसमें स्मॉलर क्वांटिटीज में क्या क्या है? एट्रोपिन और हायोसिन है। और इसमें जो एल्कलॉइड का प्रॉपर मात्रा कितना है तकरीबन इस प्लांट में? 0.45%, 0.045% से 0.14%। और इसका स्वाद तीखा है, इसके कारण क्या है? हायोसाइट्रिसिन, म्यूसिलेज, एल्ब्यूमिन, कैल्शियम ऑक्सलेट और पोटेशियम नाइट्रेट के कारण इसका स्वाद तीखा है। बाकी सब लाइन आप पढ़ लिए, लेकिन ऊपर वाला 3 लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। थेरेपेटिक यूज में बात करेंगे तो ये एंटी स्पाज्मोटिक की तरह काम करता है। मैंने आपको समझा दिया एंटी स्पाज्मोटिक क्या होता है, जो कि आपके पेट में मचोड़न वगैरह, कंट्रैक्शन वगैरह होता है उसको कम करने का काम करता है। हिप्नोटिक्स, जो नींद वगैरह लाता है। माइल्ड डायरेटिक, यह कि यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है, पेशाब ज्यादा लगेगा। और नार्कोटिक मेडिसिन की तरह भी यूज कर सकते हैं, नशीली दवाओं की तरह यूज कर सकते हैं। सिस्टाइटिस में भी हेल्पफुल होता है, यानी जो आपका यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन के कारण जो पेन होता है उस पेन को भी रिलीफ करने में हेल्पफुल होता है। और सेलिवरी सिक्रेशन मतलब जो आपका सलाइवा है ना, मुंह से लार जो निकलता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारा बेलाडोना। क्या है? बेलाडोना। हर एक ड्रग्स का 3 चीज ही मेनली पढ़ना है, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक यूज। बायोलॉजिकल सोर्स में ध्यान रखिएगा, फैमिली भी आ जाता है तो याद रखना पड़ेगा। ये एक प्रकार का हर्बेसियस प्लांट है जो कि डेडली नाइटशेड कहलाता है। रात में ये बहुत चमकता है, देख रहे हैं ना, अंधेरे में दिखा रहा है ना, अंधेरे में ये थोड़ा चमकता है क्योंकि इसमें एक फ्लोरोसेंट केमिकल होता है, यानी फ्लोरोसेंट उसको कहते हैं ना, जो कि उसके कारण ना उसके अंदर एक चमक आए, रात में अंधेरे में भी दिखे, वो लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर रात में एमिट करे, है ना। उसके बारे में बाद में देखेंगे, बाकी इसके बारे में पहले समझिए। इसका अदर नेम्स क्या है और भी क्या क्या नाम से जाना जाता है, तो इसको बेलाडोना हर्ब कहते हैं, बेलाडोना लीफ कहते हैं, या तो डेडली नाइटशेड लीफ कहते हैं। एक बार मैंने देखा है कि पेपर में ये पूछ दिया जाता है कि बेलाडोना को और किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन में अक्सर ये दिया जाता है कि डेडली नाइटशेड लीफ, डेडली नाइटशेड लीफ। ध्यान रखिएगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो आपका इसका जो स्रोत है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना नाम का प्लांट होता है, इसके फ्लावरिंग टॉप से हमें प्राप्त होता है या तो सूखे हुए पत्ते से प्राप्त होता है। और फैमिली सोलेनेसी है, फैमिली सोलेनेसी है। और इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसमें लगभग 0.3 से 1% अल्कलॉइड पाया जाता है। और प्रोमिनेंट बेस है इसमें एल हायोसाइमिन। क्या है? एल हायोसाइमिन है इसका प्रोमिनेंट बेस, यानी कि ज्यादातर इसमें
एल हायोसाइमिन पाया जाता है। और इट ऑल्सो हैज अदर कंपोनेंट्स, इसमें कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एट्रोपिन है, एपोट्रोपिन है ना, एपोएट्रोपिन है, बेलाडोनिन है, क्या कहते हैं ल्यूकाट्रोपिक एसिड है ना, सॉरी होमाट्रोपिन है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, थोड़ा होता है इसमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आ जाती है कहीं कहीं, होमाट्रोपिन है ना, मैं कंफ्यूज हो गया था और कोई नहीं। और लीव्स ऑफ बेलेडोना हैव फ्लोरेसेंट सब्सटेंस, जिसके बारे में बात कर रहा था, बेलेडोना प्लांट के लीफ में एक फ्लोरेसेंट सब्सटेंस था जिससे कि उसके अंदर रात में भी चमकने की मतलब रात में भी बहुत ज्यादा चमकता है, इसीलिए तो उसको डेडली नाइट शेड लीफ कहते हैं, रात में दिखने वाला। बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन, बिटाइल मिथाइल एस्क्यूलेटिन पाया जाता है जो कि इसका फ्लोरेसेंट सब्सटेंस है, समझ रहे ना, ये बेलाडोना है। मैं क्या बोल रहा हूं, बेलाडोना एक डेडली नाइट शेड लीफ के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये प्राप्त होता है एट्रोपा बेलाडोना नाम के प्लांट से। एट्रोपा बेलाडोना का भी क्या यूज कर सकते हैं, ड्राइड लीव्स या फिर फ्लावरिंग टॉप्स। और फैमिली क्या है, सोलेनेसी। और इसमें कैल्कुलॉइड का मात्रा 0.321% है। और इसमें जो मेन प्रोमिनेंट बेस है एल हायोसाइमिन है। और ध्यान रखिएगा और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एट्रोपिन है, एपोट्रोपिन है, बेलाडोनिन है, ल्यूकोट्रोपिक एसिड है, और क्या कहते हैं होमाट्रोपिन है, फिर कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह है। और इसमें फ्लोरेसेंट सब्सटेंस के तौर पर बीटा मिथाइल एस्क्यूलेटिन भी है, ठीक है। और इसके थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करेंगे तो इट कैन क्योर वेरियस डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, जैसे कि बहुत सारे पाचन तंत्र से रिलेटेड बीमारी है जैसे कि डायरिया, जो कि पतला पैखाना होता है, एकदम झरझर पानी निकलता है, गरज के साथ पीटे पे रहता है, पर 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 होता है ना डायरिया, है ना। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी होता है, कोलाई में भाई जो आपका कोलोन वगैरह है उसमें अगर जो इन्फेक्शन हो गया तो अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रिया में इन्फेक्शन वगैरह हो गया, उस कंडीशन को भी ठीक करने में हेल्पफुल होता है। इट हैज एन एंटी कोलर्जेनिक प्रॉपर्टी, इसमें कुछ एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी पाए जाते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज नार्कोटिक एंड सेडेटिव, इसको नार्कोटिक यानी नशीली दवाओं की तरह यूज कर सकते हैं, सेडेटिव जो कि नींद ला दे उसकी तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हिप्नोटिक्स वगैरह भी वही काम करता है। इट रिलीव्स स्पाज्म ऑफ गट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गट मतलब होता है वही चीजें एलिमेंट्री कैनाल, ध्यान रखिएगा। तो आपका सॉरी गट मतलब होता है आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, सांस वाला नाल है ना, उसको गट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपके गट में स्पाज्म जो होता है ना, तो उसको कम करने का काम करता है। स्पाज्म मतलब बता ही दिया, कॉन्ट्रैक्शन। इट एक्ट्स एज पैरासिम्पैथिक डिप्रेसेंट है, पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। और ये रिड्यूस करता है माइग्रेन को भी, माइग्रेन मतलब सर दर्द वगैरह दर्द हो रहा है उसको भी कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट ड्रग है, लास्ट है आज के क्लास का, इफेड्रा। क्या है, इफेड्रा। ये एक एवरग्रीन सर्व है, यानी कि सालों भर हमें मिलता रहता है। और इट कैन बी वेरी यूजफुल फॉर आवर हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, हमारे हार्ट और नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अदर नेम से मा होंग, इसको क्या कहते हैं, मा होंग कहते हैं। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड एरियल पार्ट, एरियल पार्ट मतलब तो उसका जो लीफ वाला पार्ट है उससे, ड्राइड एरियल पार्ट से, सूखे हुए एरियल पार्ट से मिलता है, जैसे कि इफेड्रा जेरेडियाना है ना, एफी की कहते हैं जीरेडियाना है ना, इफेड्रा जेरेडियाना या फिर इफेड्रा सिनिका या फिर इफेड्रा इक्विस्टिना, इससे हम लोगों को प्राप्त होता है। और इफेड्रिएसी, इफेड्रिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसमें इफेड्रिन भी पाया जाता है, सूडो इफेड्रिन भी पाया जाता है और नॉर सूडो इफेड्रिन भी पाया जाता है ना। इट कंटेन्स एल्कलॉइड इफेड्रिन है ना, विच इज वाटर सोल्यूबल सॉल्ट होता है एल्कलॉइड का। और इसमें कुछ मात्रा में सूडो इफेड्रिन भी होता है जो कि एनालॉग होता है इफेड्रिन का। और इट ऑल्सो हैज नॉर सूडो इफेड्रिन, और इसमें कुछ नॉर सूडो इफेड्रिन भी पाए जाते हैं। द लीव्स एंड स्टेम ऑफ इफेड्रा, लीव और स्टेम जो है इफेड्रा का, उसमें कुछ और भी पोटेंशियली एक्टिव कंपाउंड होते हैं जैसे कि टैनिन, सेपोनिन, फ्लेवोन एंड वोलेटाइल ऑयल वगैरह देखने को मिलता है। इसके थेरेपेटिक यूज की बात करेंगे तो इट इज एन एंटी एलर्जेन, ये एक प्रकार का एंटी एलर्जेन है, एलर्जी वगैरह को भी खत्म करने का काम करता है। एंटी अस्थमेटिक, किसी को अस्थमा वगैरह है उस कंडीशन में भी हेल्पफुल होता है। एंटी स्पाज्मोटिक, किसी को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है, उसको भी कम करने का काम करता है। डीकॉन्जेस्टेंट उसको कहते हैं जो कि आपका नाक वगैरह है ना, नाक का नेजल पैसेज को क्लियर करेगा, एकदम नाक साफ करेगा, कोई दिक्कत नहीं, नाक जाम वगैरह नहीं होने देगा। कफ सप्रेसेंट, कफ को भी सप्रेस करेगा, जो आपका खांसी वगैरह है उसको कम करने का काम करेगा। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि जो आपके ब्लड वेसल्स वगैरह फैले हो जाते हैं उसको सिकुड़ाने का काम करेगा। इट ऑल्सो रिड्यूस द सिम्टम ऑफ हे फीवर, किसी को पोलन ग्रेन से होता है ना, किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी होता है तो उसके कारण से जो फीवर आती है उसको हे फीवर कहते हैं, तो उसके सिम्टम को भी कम करेगा। इट कैन ऑल्सो यूज टू ट्रीट लो ब्लड प्रेशर, किसी को ब्लड प्रेशर कम है उसको भी ठीक करने में हेल्पफुल होता है। और इट कैन ऑल्सो रिड्यूस सिम्टम ऑफ फीवर, किसी के फीवर है, कोल्ड है, या फिर किसी को एक हो रहा है, दर्द हो रहा है, स्वेटिंग बढ़ाना है, उसमें भी काफी हेल्पफुल होता है ये इफेड्रा। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार ध्यान से सुनिएगा।
ये एक एवरग्रीन सर्व है जो कि हार्ट और नर्वस सिस्टम के लिए काफी हेल्पफुल होता है। इसका अदर नेम्स में माहोंग भी होता है। और बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो ड्राइड एरियल पार्ट से में प्राप्त होता है। कौन कौन सा प्लांट यूज करते हैं? इफेड्रा जियार्डियाना, है ना, या तो इफेड्रा सिनिका या तो इफेड्रा इक्विस्टिना, और इफेड्रिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसमें इफेड्रिन, नॉरइफेड्रिन और सूडो इफेड्रिन वगैरह भी पाए जाते हैं। और इसमें और भी कुछ केमिकल कंपोनेंट्स हैं जैसे कि टैनिन, सैपोनिन, फ्लेवोन, वोलेटाइल ऑयल, ये सब पाए जाते हैं। और थेरेपेटिक यूजेस की बात करेंगे तो इसमें एलर्जेन वगैरह, एंटी एलर्जेन की तरह काम करता है, एंटी एस्थमेटिक की तरह काम करता है, एंटी स्पाज्मोडिक की तरह काम करता है, डीकॉन्जेस्टेंट की तरह काम करता है, कफ सप्रेसेंट की तरह काम करता है। सबका मतलब मैंने समझा दिया है। अगर आपको नहीं याद होता है तो लिख लीजिए हिंदी में, है ना। डीकॉन्जेस्टेंट में मतलब क्या होता है? नाक का जो नेजल पैसेज होता है ना, उसको साफ करने का काम करता है, एकदम क्लियर करने का काम करता है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। हे फीवर को भी कम करने का काम करता है। ब्लड प्रेशर को, लो ब्लड प्रेशर है उसको ट्रीट करने में हेल्पफुल होता है। फीवर और कोल्ड वगैरह होता है, किसी को स्वेटिंग कराना है तो उसमें भी हेल्पफुल होता है। इस प्रकार से ये था आपका इफेड्रा। बाकी जो भी है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आगे की जानकारी कोर्सेज से रिलेटेड होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है इस वीडियो को लाइक करके अच्छा से प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। बाकी जो आगे कोर्सेज में ज्वाइन होना चाहते हैं उनके लिए है। जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हमारा कोर्स है, इस कोर्स को यदि आप ज्वाइन करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। सबसे पहले पूरा सिलेबस का जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा है उसी प्रकार से पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। प्लस डेली मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ 8:30 से 10 बजे तक, है ना। 8:30 से 10 आपको जबरदस्ती पढ़वाऊंगा, रटवाऊंगा, सारी चीजों को हंसी मजाक में मस्त मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। और ई बुक पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करूंगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज प्रोवाइड करूंगा, चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, और एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस अभी से ही दूंगा। एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। और डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो कंप्लीट हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल है, ये 5 सब्जेक्ट का आप मंगवाना चाहते हैं तो हमारे ऐप से मंगवा सकते हैं। ये 5 बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये हम लोगों ने मिलकर तैयार किया है और इसी किताब से 80% से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। और हर एक किताब पतली पतली है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं है। थ्योरी भी रहेगा, साथ ही साथ मॉडल पेपर भी रहेगा, सॉल्व भी रहेगा, अनसॉल्व मॉडल पेपर रहेगा, सब कुछ है। और लास्ट टाइम पे हम लोग रिवीजन भी इसी गाइड से करवाते हैं। और अगर इंटरेस्टेड है तो प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए और स्टोर वाले सेक्शन में जाइए। स्टोर वाले सेक्शन में जैसे ही देखेंगे तो आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स दिख जाएगा, यहीं पर बुक भी दिख जाएगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत आ गई पेमेंट रिलेटेड इश्यूज वगैरह में तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सुबह लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीटली हेल्प करने का प्रयास करेगी। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी प्रकार के और भी वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।